इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। और इस तरह वो भारत की ओर कभी आगे नहीं बढ़ा और भारत इस कहर से सुरक्षित बच गया। नेहरू जी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि ये एक इत्तेफाक ही रहा है कि हिंदुस्तान इस कहर से बच गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि यूरेशिया के सभी लोगों के लिए ये एक प्राकृतिक आपदा रहा होगा, मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो, जैसे कोई भूकंप आ गया हो, जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। हालांकि चंगेज खान ने तो भारत पर कभी हमला नहीं किया, मगर उसके उत्तराधिकारी भारत के अथाह संपदा को, अकूट संपदा को नजरअंदाज नहीं कर पाए और भारत पर मंगोलों का आक्रमण तेजी से शुरू हो जाता है। उस वक्त दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता थी। ये खिलजी वही था जिसकी वजह से एक या दो नहीं 6 बार मंगोलों को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। और ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि अलाउद्दीन सुल्तान बनने से पहले ही युद्ध के मैदान में मंगोलों का सामना कर चुका था। बार बार मंगोली आक्रमण को रोकने के लिए और दिल्ली को महफूज करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक शहर का निर्माण करवाया, जिसे आज दिल्ली का दूसरा ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। मगर साथ में एक ऐसे किले का भी निर्माण करवाया गया जिसकी बेजोर पत्थरों के सामने मंगोलों को मुंह की खानी पड़ी। ये सिरी शहर वही किला है जिसने मंगोल्सों से दिल्ली की रक्षा की है। ऐसा कहा जाता है कि एक मंगोलियन आक्रमण में मंगोलों के पराजय के बाद 8000 मंगोल सैनिकों के सिर काटकर इसी किले में दफन कर दिया गया था और इसी कारण दिल्ली के दूसरे शहर को सिरी कहा गया। सिरी की शक्ति और समृद्धि और प्रतिष्ठा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे दारुल खिलाफत कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि इस जगह से एक बेहद ही शक्तिशाली शासक शासन करता है। सिरी शहर के निर्माण में लगभग 70,000 श्रमिकों का योगदान रहा। इस शहर में इसके 7 प्रवेश और निकास द्वार थे, जिनमें से आज केवल एक ही बचा है। 1303 में इल्खानेट के मंगोल सेनापति तारगी ने सिरी किले को घेर लिया। अलाउद्दीन अपनी पूरी सेना और शाही परिवार के साथ किले की ओर पीछे हट गया और मंगोलों को अत्याधुनिक घेराबंदी रणनीति का उपयोग करने के बावजूद तारगी किले की अभेद्य दीवारों को तोड़ने में विफल रहा। तारगी मध्य एशिया में लौट गया और अलाउद्दीन ने बाद में 1306 में अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को हराया, जिसके परिणाम स्वरूप मंगोलों को स्थायी रूप से सल्तनत की पश्चिमी सीमाओं से बाहर कर दिया गया। बाद में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में प्रवेश करने के लिए कुछ और प्रयास किए, लेकिन उन कमजोर प्रयासों को आसानी से बुझा दिया गया। आम धारणा के विपरीत अलाउद्दीन एक विद्वान सुल्तान था, जिसे वास्तुकला में बहुत ज्ञान और रुचि भी थी। आज भी स्थापत्य कला में उनके बेदाग स्वाद के प्रमाण सिरी किले के खंडरों और शहरों में ही आसानी से मिल जाते हैं। इस किले की विशाल दीवारें बाद में दूसरे शहर से जुड़ी हुई थी और बाद में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद नाम से किले का निर्माण किया गया। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सिरी और तुगलकाबाद के बीच जापनाह नामक एक और शहर की स्थापना की, जिसमें अदीलाबाद किला भी शामिल था। इस किले के अंतर्गत चोर मीनार भी आता है। इस चोर मीनार का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोषी का सिर काटकर
मीनार में मौजूद सुराखों पर रख दिया जाता था या लटका दिया जाता था। ये लोगों को डराने के लिए था ताकि वे अपराध से दूर रहे। इस मीनार में 200 से ज्यादा सुराख हैं। सजा देने का ये तरीका अलाउद्दीन की क्रूरता और तानाशाही रवैये के बारे में भी बखूबी बताता है। उसकी सत्ता के खिलाफ उठाने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल लोगों की हत्या करवाई थी। उन्हीं लोगों के सिर काटकर इस इमारत के सुराखों पर रखे गए थे ताकि लोग देख सकें। मोहम्मद वाली मस्जिद और तूफा वाला गुंबद, ये दोनों ही सिरी किले के अंतर्गत में पाए गए हैं। मगर इसे क्यों और किसने बनाया था, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। मगर इसकी खूबसूरती आज भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं एक और किला का निर्माण करवाया जो आज हजारों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और जिसकी भीड़ कभी भी कम नहीं होती। उसने सिरी शहर में पानी की आपूर्ति के लिए इस क्षेत्र में बड़े तालाब का निर्माण करवाया। सम्राट के नाम पर शुरुआत इस किले को हौजे इलाई नाम दिया गया था। हौज का मतलब है तालाब। दरअसल इस किले का निर्माण एक पानी के टैंक और तालाब के पास किया गया था, इसलिए इसका नाम हौज खास पड़ा। इतिहास के युग में निर्मित ये किला दिल्ली के सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित हौज खास भारत में मुस्लिम शासकों की पहली राजधानी और दिल्ली के शासन के शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि बाद में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान शाही स्नान के लिए इस टैंक को फिर से बनाने का आदेश दिया और इसी के बाद इसे हौज खास नाम दिया गया था। इस पानी के टैंक का क्षेत्रफल करीब 50 हेक्टेयर है, जिसकी चौड़ाई 600 मीटर और लंबाई 700 मीटर है। वहीं ये करीब 4 मीटर गहरा है। 1352 से 1354 के बीच हौज खास परिसर में मदरसा, मंडप, मस्जिद, मज़ार, इस्लामिक स्कूल ऑफ लर्निंग, एक धार्मिक विश्वविद्यालय जैसे कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया। वहीं फिरोज शाह तुगलक का मकबरा इस हौज खास परिसर के अंदर बने हुए मुख्य ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। इस किले में प्रवेश करने के बाद एक टी आकार का मंडप पत्थरों और गिट्टी से ढका हुआ है। ये पूरा परिसर एल आकार का है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा काफी शानदार तरीके से बनाया गया है। इतिहास के तथ्यों के मुताबिक इसका निर्माण सम्राट द्वारा करवाया गया था। हालांकि अनदेखी के चलते अब इस ऐतिहासिक धरोहर की हालत काफी दयनीय हो गई है। वहीं हौज खास परिसर में मदरसा का निर्माण साल 1352 में किया गया था। ये मदरसा दिल्ली सल्तनत में इस्लामी शिक्षा के अच्छे शिक्षण संस्थानों में शुमार था। इसके साथ ही ये उस समय विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इस्लामी मदरसा माना जाता था। कभी कभी इन भागती हुई दिल्ली को देखते हैं तो ऐसा लगता है न जाने कितनी सदियां पीछे छूट गई और छूट गए उनसे जुड़े हुए इतिहास। मगर दिल्ली की यही बची कुची कुछ ऐतिहासिक इमारतें वक्त को पीछे भी ले जाते हैं, उन्हीं सदियों में, उन्हीं बीते हुए कल में। यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिजाएं कहती हैं हमसे, चलो कुछ पल चुरा लो इस भागती हुई दिल्ली से।